हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, अब तक हमें यकीन है कि आपने आंसर की जो है जेके KAS 2021 का जो पेपर हुआ था उसकी की आपने देख ली है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फुल एनालिसिस जानना चाहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है और किस तरह से है। इसको जानने के लिए हम जो है आपकी क्लास का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में कुछ क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे अगर आंसर है तो वो आंसर क्यों है और किस तरह से है। ये क्लास जो है न सिर्फ जेके PSC के जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया तो उनके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो भी फ्यूचर में एग्जामिनेशन आ रहे हैं, चाहे फिर आपके पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जामिनेशन आ रहा हो या जेके SSB का कोई भी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जाम आ रहा हो या कोई भी एग्जाम आ रहा हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन क्वेश्चन को जब आप समझेंगे किस तरह से आंसर क्या है तो उसके रिलेटेड आपके साथ बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन फर्स्ट जो आपके पास आया था वो बोला गया था कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये जो किताब है ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1870 में जेम्स मिल ने लिखी थी। तो आंसर सी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग वेदास हैज टू ग्रुप्स, शुक्ला एंड कृष्णा। देखिए, अगर आप युग वेदा अगर आप देखेंगे, युग वेदा को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था। एक युग वेदा की ब्रांच आ रही थी जिसे आप ब्लैक या डार्क ब्रांच कहते हैं, ब्लैक या डार्क जिसे आप कृष्णा युगवेदा कहते हैं। नंबर सेकंड आपके पास आती थी जिसे आप वाइट या ब्राइट शुक्ला युगवेदा कहते थे। तो युगवेदा को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते थे। एक आपके पास शुक्ला होता था जिसे आप शुक्ला को वाइट या ब्राइट युगवेदा भी कहते हैं। नंबर सेकंड आपके पास कृष्णा होता था जिसे आप ब्लैक या डार्क युगवेदा कहते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया था विच फ्रीडम फाइटर वेंट टू पौंडीचेरी इन 1910 टू परस्यू हिज स्पिरिचुअल गोल्स एंड रिमेनेड देयर अंटिल हिज डेथ फाउंडिंग ए फेमस आश्रम। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसका आंसर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट लगाया होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो अरबिंदो घोष थे, जो श्री अरबिंदो घोष थे, इनके नाम पर अरबिंदो घोष आश्रम स्पिरिचुअल कम्युनिटी आश्रम जो है पौंडीचेरी में लोकेटेड है। जब ये पॉलिटिक्स से 1910 में रिटायर हो जाते हैं तो ये सेटल हो जाते हैं पौंडीचेरी में, तो वो पौंडीचेरी में फिर लास्ट तक रहते हैं। उनके नाम पर ही आपके पास अरबिंदो आश्रम जो है, श्री अरबिंदो आश्रम, आपको स्पिरिचुअल कम्युनिटी आश्रम पौंडीचेरी में मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास एक क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कंसेप्ट अगर आप देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत, एस्टेब्लिशमेंट इनको कौन करते हैं सर? कुतुबुद्दीन इनके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुतुबुद्दीन आ जाएंगे। नंबर सेकंड कुतुबुद्दीन जो है 1206 से लेकर 1210 तक आते हैं। उसके बाद आपके पास इल्तुमिश का रेन आता है, 1211 से लेकर 1236 तक आपके पास इल्तुमिश का कंसेप्ट आता है। नंबर 2 पर आपके पास इल्तुमिश आ जाएंगे। नंबर 3 पर आपके पास रजिया सुल्तान आते हैं जो 1936 से लेकर 1940 तक जो है राज करते हैं। फ्रॉम 1936 टू 1940 आपके पास रजिया सुल्तान आते हैं। तो नंबर 3 पर आपके पास रजिया सुल्तान आ जाएंगे। नंबर 4 पर सबसे पर आपके पास बलबन आ जाएंगे, जिनका पूरा नाम गयाजुद्दीन बलबन था। तो 1266 टू 1287 तक इनका रेन आता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 4 2 1 3। 4 2 1 3 किस ऑप्शन में आपके पास दिया गया है? 4 2 1 3 आपने देखना है। 4 2 1 3 जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है, 4 2 1 3। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। ठीक है जी, गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, तो साथ साथ जो है सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये किताब किसने लिखी थी? तो सिंपल सब में सबको ही पता है कि दादा भाई नेहरू जी। तो ये किताब इन्होंने ही लिखी थी, तो इनका कंसेप्ट जो है दादा भाई नेहरू जी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट एक मैप के रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैप के रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए क्या पूछा गया था कि आपके पास एक मैप दिया गया है, मैप द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। या मैप को आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी कंट्री है सर, 1 पर कौन सी कंट्री है, 2 पर कौन सी कंट्री है, 3 पर कौन सी कंट्री है, 4 पर कौन सी कंट्री है। अगर आपको ये कंट्रीज पता होंगी तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। मैप नॉलेज अगर आपको होती तो आपको पता होनी चाहिए पहले ये जो आपके पास ये दिए गए हैं, मैप द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। तो अगर आप देखेंगे कि आपके पास पहला कंसेप्ट आपके पास आया था सैन सेल्वाडोर जो है कैपिटल है, वो लार्जेस्ट सिटी आपके पास EI सेल्वाडोर की। नंबर सेकंड में आपके पास दिया गया था गोटामाला सिटी कैपिटल है गोटामाला की, जो आपके पास सेंट्रल अमेरिका में मिल रही है। नंबर 3 आपके पास
टीगुसिगाल्पा दिया गया था, ये कैपिटल सिटी है आपके पास होंडुरास की। नंबर 4 पर आपके पास मनागुआ दिया गया था, ये आपके पास ऑन द साउदर्न शोर ऑफ लेक मनुगुआ मिल रही है, कैपिटल सिटी आपके निकारागुआ की। तो आपको अगर सीरीज आपको पता होगी कि सेंट्रल अमेरिकन की जो कंट्रीज है उनको याद रखने का एक तरीका हमने रखा था, गिन याद रखा था, GHEN गिन आती है। तो गिन से आपके क्या पता चल रहा था कि सबसे ऊपर आपके पास जी आ रहा है, ये गिन आ रहा है, तो पहले जी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा। तो जी से आपके पास मकसद क्या आ जाएगा, जी से आपके पास ग्वाटेमाला आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, एच के पास आपके पास होंडुरास आ जाएगा, ई से आपके पास जो है आपके पास EI सल्वाडोर आ जाएगा, और एन से आपके पास निकारागुआ आ जाएगा। तो अगर आप इसी सीरीज में अगर आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास BCDA दिया गया है, तो ये जो है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो है फैट के रिलेटेड क्वेश्चन है जो ऑप्शनल की आ रही है, उसके मुताबिक हम इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बोला गया था रबर प्रोडक्शन बिगिन इन द रीजन ऑफ द टर्मनकोर एंड मलाबर। नंबर 2 आपके पास दिया गया था 8% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द रबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पूछा गया था इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो आपके पास एज पर ऑप्शनल आपके पास जो की आई है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है। तो फैट के रिलेटेड है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बायोचार क्या है। सर बायोचार के बारे में, बायोचार अगर आपने कभी हमारे पास साइंस की कोई क्लास दी है तो आपको पता होगा बायोचार बेसिकली आपके पास चारकोल आ रहा है, जिसे प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पायरोलिसिस। जब हम बायोमास की पायरोलिसिस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर हमें आपके पास बायोचार मिलता है। पायरोलिसिस क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसी मटीरियल को एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। जब आपके पास बायोमास है, बायोमास को आपने पायरोलिसिस की, जब इसकी पायरोलिसिस आप करते हैं डेट से आप इसको हीट करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर पर, एट इनर्ट आपके पास एटमॉस्फेयर पर, तो आपके पास बायोचार का कंसेप्ट आ जाता है। ये बायोचार जो है आप सॉइल अमेंडमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को इंप्रूव कर सकें। तो ये बायोचार की डेफिनेशन है, ये हमने आपके साथ पढ़ा है। तो बायोचार क्या है, फार्म पेस्टिसाइड है। सर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि सीधे सीधे आपको पता है कि एक फार्म ऑफ चारकोल है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है बाय हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर, और बायोमास आपके पास ऑर्गेनिक मैटर ही है। तो आपके पास ऑप्शन सी सीधा सीधा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कश्मीर के रिलेटेड ये इनमें से कौन सा जो है आंसर आपके पास ट्रू आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है। ठीक है जी, देखिए अगर आप जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है jkforest.gov.in, jkforest.gov.in, अगर ये जो है ये वेबसाइट अगर आपने देखी होगी, यहाँ से सीधे सीधे अगर आप पढ़ते हैं तो ये लाइन जो है सीधा सीधा आपको वहाँ दिखाई देगी कि द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज़ 20230 है, वहाँ पर 20230 स्क्वायर किलोमीटर्स का आपके पास रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है। तो कहने का मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो 3 कहाँ पर है सर, 3 यहाँ पर है, ये कैंसिल आउट आप कर देंगे, 3 यहाँ पर है आप कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बचा है। इसके साथ साथ अगर आपने उसी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपके पास एक आर्टिकल सीधा दिया गया है जिसमें यह बोला गया है कि आप मोर देन 50% जो आपके पास प्लांट स्पीशीज ब्रिटिश फार्मास्कोपिया में मिल रहे हैं वो आपके पास रिपोर्ट किए गए हैं कि ये ग्रो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो सीधा सीधा करेक्ट आ रहा है। पहले ये आपने रॉन्ग कर दिया है, ये भी आपने रॉन्ग कर दिया है। यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, इसका मतलब 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका होता है कि किस तरह से आपके पास सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास 1 ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज ना हो आपने क्या करना है, आप एलिमिनेशन करके ये भी एलिमिनेट हो रहा है सर, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, हाँ सर 2 जो है 2 ज़रूर होना चाहिए। या अगर आप ऐसा इतना ही पता होगा आपको कि जो ये वाला डेटा है, ये जो बात है ये बिल्कुल ट्रू है, 2 ज़रूर होना चाहिए, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सीधा करेक्ट करें बी को और आपके पास आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है बेगा ट्राइब के बारे में। बेगा ट्राइब जो है बेसिकली बेगा ट्राइब जो है इस तरह के लोग आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे। प्राइमरली मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर ये बेगा ट्राइब के लोग मिल रहे हैं। बेगा का लिटरल मीनिंग आपके पास सोर्सर आ रहा है, जिसका मतलब ये जो सीधा सोर्सर दिया गया इसका मतलब होता है मेडिसिन मैन। मेडिसिन मैन का मतलब होता है सोर्सर, ये आपके पास सीधा सीधे बात आ रही है। इसके साथ साथ तो बेगा के साथ अगर आप बेगा लोगों की फोटोग्राफ देखेंगे तो आपके उनके शरीर पर हमेशा जो है टैटू बने रहते हैं। तो एक बात तो ये होगी कि 1 ज़रूर ठीक हो रहा है, ठीक है जी। आपके पास 4 जो है ये भी करेक्ट हो रहा है,
यहाँ पर अगर फिलहाल यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 कहाँ कहाँ है सर, 1 और 4 यहाँ भी है, 1 और 4 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी। तो अब 2 के बारे में देखेंगे, 2 ठीक है कि नहीं है। अब देखिए ट्रेडिशनली दे लिव्ड सेमी नोमैडिक लाइफ एंड प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न। आपके पास स्लैश एंड बर्न किसे कहते हैं आप, स्लैश एंड बर्न टाइप हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर आपने बेगा ट्राइब के बारे में कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फोटो देखे होंगे इनके, तो वहाँ आपको ये बात सिद्ध हो जाएगी कि बेगा ट्राइब के लोग जो हैं वो ज़मीन खोते नहीं हैं। दे डोंट प्लो देयर लैंड। क्यों? ये मानते हैं कि सर जो अपनी धरती को वो माँ मानते हैं, वो कहते हैं कि माँ की जो छाती है, माँ की जो गोद है, उसे खोदा नहीं जाता, उसे स्क्रैच नहीं किया जाता है। इसलिए वो क्या काम करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ऑलरेडी करेक्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ रहा है। 1, 2 और 4 जो किसमें है वो आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, और कोई भी ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3 और 4 है ही नहीं। तो 3 के बारे में आप जानते हो ना जानते हो, इतना आप जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके बारे में बोला गया है। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, ये बात आप बताइए ये सच है कि झूठ है। सर ये तो बात 100% सच है, क्योंकि आफ्टर चाइना चाइना पहले नंबर पर है, उसके बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। दूसरी बात क्या है, टोटल 12% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इज ऑयल सीड्स। बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट इंडिया में जो जितनी भी जो आपके पास क्रॉप्ड एरिया है उसका 12 से 13% जो है ऑयल सीड्स में आ रहा है। तो ये बात भी आपके पास करेक्ट आ रही है। पूछा क्या गया है, दोनों करेक्ट कौन से है? नहीं सर, पूछा गया है आप में से करेक्ट कौन नहीं है। तो करेक्ट कौन नहीं है सर? ये तो करेक्ट है, 1 तो करेक्ट है, 2 तो करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 ये तो दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नाइदर 1 नॉर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपसे पूछा गया करेक्ट कौन नहीं है, करेक्ट कौन नहीं है, दोनों करेक्ट है, तो नाइदर 1 नॉर 2 इसका आंसर आ जाएगा। विच वन आर फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है जी, देखिए आपने जब हमारे साथ जियोग्राफी की कोई क्लास अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आपके पास कंसेप्ट आता है सर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। देखिए ड्रेनेज पैटर्न आपके पास बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपके पास रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हो गया, आपके पास पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आ जाएगा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न आ जाएगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आ जाएगा। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है सर, इस तरह से बीच में आपके पास एक एलिवेटेड उभरा हुआ इलाका होता है जहां से आपके पास स्टीमर्स निकलते हैं। इस तरह से आपके पास स्टीमर्स निकल रहे हैं, इस तरह से स्टीमर्स निकल रहे हैं। डेवलपर्स अराउंड ए सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट वायर द स्टीमर्स रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल हाई पॉइंट। सेंट्रल हाई पॉइंट से जो है ये बाहर की तरफ निकलते हैं, इसे आप रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न अगर आप देखेंगे जो आपके पास नर्मदा, सन, आपके पास महानदी, जो अमरकंटक हिल्स के पास जो आपके पास ये नदियाँ आ रही हैं, वहाँ से ये कंसेप्ट आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ जो गिरनार हिल्स हैं काथीवार गुजरात में जो आपको मिल रहे हैं, इसके साथ जो माइकार हिल्स हैं आसाम में, वहाँ भी आपके पास यही जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में गिर हिल्स आ रहा है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या रहा है, विच अमन ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कनाल। आपके पास इरीगेशन जो इस्तेमाल हो रही है, आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ हो रही है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? अगर आप देखेंगे आपको माना जाता है कि कैनाल इरिगेशन जो है वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इरिगेशन इंडिया माना जाता है। क्यों सर? ये बहुत सस्ता इरिगेशन टाइप आपको माना जाता है, इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट इरिगेशन टाइप माना जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जो भी इरीगेटेड एरिया है इसका 91 ऑलमोस्ट 91.72% जो है वो आपके पास कैनाल इरीगेशन से हो रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जो नंबर 2 पर आ रहा है, वहाँ 66.24 आ रहा है। इस तरह से उड़ीसा में ऑलमोस्ट 64% आ रहा है, हरियाणा में आप ऑलमोस्ट 45% आ रहा है। तो ये कुछ डेटा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आता है इंडियन स्टेट्स में? सबसे ज़्यादा जो है आपके पास स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो वो आप जम्मू कश्मीर में आपके पास कैनाल इरिगेशन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सीधा सीधा आपसे पूछा गया है वेटलैंड्स के बारे में। तो सीधे सीधे बाय डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स जो अगर आपको पता होगी तो आप इसका आंसर जो है बिल्कुल बड़े ही प्रेम से आप दे पाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है। आपसे पूछा गया था वेटलैंड्स कैन बी बोथ एक्वाटिक एंड टेरिशियल एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन द सीजनल वेरिएबिलिटी। ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ अगर आपने सीधा सीधा कभी वेटलैंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पेपर में पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो वहाँ पर सीधा सीधा पता चल जाता है कि वेटलैंड की बाय डेफिनेशन वेटलैंड इज अ डिस्टेंट इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर ईदर परमानेंटली फॉर ईयर्स और डिकेड्स और सीजनली फॉर वीक्स और मंथ्स। तो परमानेंटली भी काम होता है इसका और
आपके पास सीजनली भी कंसेप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सीधा सीधा आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे 1 किस में आ रहा है, 1 जो है सर इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट। अब 2 के बारे में देखना है आपने। तो ये जो बात सीधी सीधी बात है कि वेटलैंड जो है ये पहले टारगेट से ह्यूमन इंटरफेरेंस के 2 भी ठीक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जो है वो करेक्ट बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो आपके पास आ रहा है वह है क्वेश्चन नंबर आपके पास 15। ठीक है जी, क्वेश्चन 15 सिंपल आपके पास एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सीधा उठा के आपके पास लाया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है सुप्रीम टाइटिस के रिलेटेड, नंबर 2 आपके पास नीप टाइटिस के रिलेटेड। अगर आपने कभी हमारे क्लास दी होगी, इवन जो हमने आपके पास रिसेंटली एमसीक्यूज की क्लास दी है जिसमें हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में बात की थी टाइटिस की, वहाँ भी हमने सुप्रीम टाइटिस एंड नीप टाइटिस के बारे में कंसेप्ट दिया था। यकीन नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल की जा सकते हैं, जो आपके पास जनरल साइंस का कंसेप्ट है वहाँ देखिए, वहाँ हमने आपके साथ ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है। देखिए होता क्या है, जब आपके पास फुल मून होता है या न्यू मून होता है, जो आपके पास अर्थ होती है, जो आपके पास सन होता है, जो आपके पास मून होता है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ये अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है जी, स्टेट अलाइनमेंट में होते हैं। इसकी वजह से जो आपके पास एवरेज टाइडल रेंजेस होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं। होता क्या है, जो ग्रेविटेशन पुल होता है सन का वो ऐड हो जाता है टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून ऑन अर्थ। इसकी वजह से जो आपके पास हाई टाइड्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है, ये टाइडें जो हैं इस दौरान इस तरह से थोड़ी ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि अर्थ आपके पास सन और मून जो हैं वो एक ही लाइन में होती हैं। तो मून जो है अर्थ सन जो आपके पास अर्थ जो सन है, सन मून के पुल को एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। इसकी वजह से आपके पास जो आपके पास हाई टाइड्स हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं और लो टाइड्स जो हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सीधा करेक्ट आ रहा है। जब आपका फुल मून डे हो गया, न्यू मून डे हो गया, तो यहाँ आपके पास कंसेप्ट देखने को मिलेगा आपके पास किसका, सुप्रीम टाइड्स का। इसके बल्कि 7 दिन के बाद आपके पास क्या होता है, जो आपके पास सन और मून है ये राइट एंगल्स पर होते हैं। अगर यहाँ पर सन है तो मून आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इसकी वजह से जो आपके पास इन दोनों का पुल है, जो इन दोनों का बलज है ऑन द ओशन काज्ड बाय द सन, पार्शियली कैंसिल आउट कर देते तो बलज क्रिएटेड ऑन द ओशन बाय द मून। इसकी वजह से जो आपके पास टाइड्स हैं ये मॉडरेट टाइड्स बनते हैं जिन्हें आप नीप टाइड्स कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हाई टाइड्स होंगे ये लिटिल लोअर होंगे, जो लो टाइड्स होंगे वो लिटिल हायर होंगे देन द एवरेज। तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो है जो करेक्ट आ रहा है। तो सीधा सीधा अब आप क्या रहा, क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं 1 एंड 2 कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, सीधा करेक्ट करें आगे बढ़ जाएं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया था, सिंपल क्वेश्चन है सर, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें क्योंकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यूएई ने जो आपके पास स्पेस प्रोब मिशन मार्स के लिए भेजा है उसका नाम इन्होंने होप रखा है। अरबिक्स में इसका मतलब अल अमाल होता है, होप इनका नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसके बारे में जो है थोड़ा मतभेद हो सकता है एज पर ऑफिशियल जो आपके पास की आई है और आपके पास हमारे मुताबिक जो हमें लग रहा है। क्योंकि देखिए डोलोमाइट की अगर आप डिपॉजिट देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट की जो प्रोडक्शन है, जो सबसे ज़्यादा आप हमारे मुताबिक आ रहा है वो आपके पास उड़ीसा से आ रहा है। सर उड़ीसा में अगर आप देखेंगे उड़ीसा कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 28.8%, या आप कहेंगे 29, ऑलमोस्ट 29% आपके पास उड़ीसा से आ रहा है। उड़ीसा के बाद आपके पास छत्तीसगढ़ का कंसेप्ट आता है सर, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 28% आता है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो हमारे मुताबिक इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, लेकिन एज पर द ऑफिशियल आपके पास जो की है वहाँ पर इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है जी, तो चलिए एज जो हमें लग रहा है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास दिया गया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। 18 में क्या पूछा गया है, चलिए जी क्वेश्चन, हाउ मनी सेंटीमीटर्स हैव बीन एडेड टू द रिवाइज्ड हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट आफ्टर इट इज री-मेजरमेंट। तो आपको पता है कि री-मेजरमेंट के बाद जो आपके पास हाइट आ रही है आपके माउंट एवरेस्ट की, जो हाईएस्ट पीक है ऑन द अर्थ, वो कौन है सर, 8848.86 मीटर्स इसकी जो है हाइट आ रही है। तो ये जो 0.86 दैट इज आपके पास जो 86 सेंटीमीटर्स हैं ये ऐड हुए हैं। तो 86 सेंटीमीटर्स ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी मतभेद हो सकते हैं सर, जो आपके पास ऑप्शनल की है और जो हमें लग रहा है। देखिए पहले एक बोला क्या गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम आपने देखनी है। तो आपको बोला गया है कि ये जो लेक्स हैं, ये यहाँ पर नंबर 1 पर एक लेक है, नंबर 3 पर एक लेक है, नंबर 2 पर एक लेक है, नंबर 4 पर एक लेक है। ये 4 लेक्स हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि आप बताइए कि इनकी लोकेशन के बारे में, ये कौन सी लेक कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, अगर आप सबसे पहले अगर आप हमारे साथ देखेंगे, चलिए हम आपको दिखा लेते हैं ऑन ग्राफ। ये आपके पास मैप दिया गया है, ख्याल रखिए आप
सबसे ऊपर जो आपके पास लेक मिलेगी, सबसे पहली वाली लेक जो आपके पास मिल रही है वो आपके पास कौन सी मिल रही है? सर आपके पास ग्रेट स्लेव लेक मिल रही है सबसे ऊपर। नंबर सेकंड, उसके नीचे आपके पास जो है लेक अथाबस मिल रही है। उसके नीचे नंबर थर्ड पर जो है आपके पास कौन सी मिल रही है? सर वोलस्टन लेक, या जिसे आप क्या कहेंगे, विनपिग लेक कहेंगे। तो सबसे लास्ट में सबसे नीचे आपके पास रेंडीर लेक मिल रही है। ठीक है जी। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्लेव लेक पहले आ रही है, फिर जो आपके पास अतास्ता लेक है, फिर आपके पास विनपिग लेक जो है, और सबसे नीचे आपके पास रेंडीर लेक है। ये एज पर आपके पास गूगल मैप पर जो हम देख रहे हैं वो आ रही है। क्वेश्चन में जो आपके पास दिया गया है हमारे मुताबिक जो आपके पास सबसे ऊपर आ रही है ये वाली लेक, नंबर सेकंड पर जो सबसे ऊपर वाली आ रही है वो आपके पास आपके पास जो ग्रेट स्लेव लेक है। नंबर 3 पर जो आ रही है उसके बाद वो आपके पास सबसे उसके बाद कौन सी थी? सर आपके पास अथाबास्का लेक थी। उसके बाद नंबर 1 पर अगर आप देखते हैं, नंबर 1 पर आपके पास कौन सी आ रही थी? सर आपके पास विनपिग लेक आ रही थी, और सबसे नीचे वाली जो लेक थी वो आपके पास रेंडीर लेक आ रही थी। तो अगर आप 2 पर देखेंगे, 2 पर आपके पास ग्रेट स्लेव लेक आ रही थी। 3 पर अगर आप देखेंगे, 3 पर आपके पास अथाबास्का लेक आ रही थी। अगर आप 1 पर देखेंगे, 1 पर आपके पास जो है विनपिग लेक आ रही थी। और अगर आप 4 पर देखेंगे तो आपके पास रेंडीर लेक आ रही थी। इसका मतलब 4 पर बी होना चाहिए, 4 पर बी होना चाहिए, लेकिन एज पर आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 पर बी किसी में भी नहीं दिया गया है। तो इसके मुताबिक आंसर क्या होने पर हमारे पास डी आ रहा था, 2 पर हमारे पास सी आ रहा था, 3 पर हमारे पास ए आ रहा था, और 4 पर हमारे पास बी आ रहा था। ठीक है, ये हमारे एज पर हमारे मैप जो है ये आ रहा था। ऑप्शन आ रहे हैं 1 पर डी है, 2 पर सी है, 3 पर ए है, और 4 पर बी है। 4 पर बी कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे मुताबिक ये वाला ऑप्शन है। तो हो सकता है इसके बारे में आप और बेहतर से चेक करके कमेंट बॉक्स में हमें और क्लियर करें। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दिस क्रॉप टू ग्रो इंक्लूड कूल टू वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल्स एंड फ्यू पेस्ट्स और डिजीजेस, टेम्परेचर above moderate accelerates fruit ripening which ruins harvest quality, which crop is being referred to। तो ये जो है हमारे कश्मीर में उगाए जाते हैं आलमंड्स, इनके बारे में बोला गया है। ये आपने सबने जो है करेक्ट आंसर इसका किया ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, करेक्ट जो है पूछा गया है आपके पास इंडिया ईए के बारे में, डेट इज आपके पास जो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इसके बारे में पूछा गया है। देखिए अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विस डिटेली एक्सेसिबल टू एट एन इंटीग्रेटेड मैनर, ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। एनहांस एफिशिएंसी डिलीवरी सर्विस बाय डिफाइनिंग एंड एनफोर्सिंग सर्विस लेवल्स ऑफ द वेरी हाई ऑर्डर, बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये इसके एम्स में ही आ रहा है। और नंबर 4 जो है मेंटेन राइट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 भी आ रहा है। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी आपके पास आसान क्वेश्चन दिया गया था। हु हेड द स्टेट कमिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जो हेड थे आपके पास जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से किस तरह से हम समझेंगे। बोला गया था कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में कंसेप्ट पूछना है कि करेक्ट कौन सा है। देखिए अगर आपके पास पीआईएल के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा तो पढ़ते पढ़ते ही पहली बात आपके पास ये आया होगा कि पीआईएल का कंसेप्ट हमारे पास सबसे पहले यूएसए में आया था, ना कि यूके, क्योंकि पहले ऑप्शन में यूके दिया गया है। यूएसए में कंसेप्ट सबसे पहले आया था, मिड 1980s में जो है ये कंसेप्ट आपके पास देखने को मिला था। और ये सबसे पहले जो यूज़ किया गया था टर्म बाय द अमेरिकन, जिसका नाम इब्राहिम चार्ल्स था, उन्होंने ये इस्तेमाल किया था। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 1986 में ये अडॉप्ट किया गया था अंडर द जस्टिस पीएन भगवती के अंडर ये जो है इंडिया में 1986 में जो है शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा इनकरेक्ट आ रहा है। तो जब आप पहला ऑप्शन आप इसमें इनकरेक्ट कर देंगे तो अब ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन इसमें है सर इनकरेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन इसमें है सर इनकरेक्ट हो गया, बचा क्या 2 3 4 और 2 3 4 और 5। इसका मतलब 2 3 4 तो करेक्ट होने ही होने हैं, 2 3 4 के बारे में आप देखेंगे नहीं। अब बचा क्या सर 5 के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। पीआईएल इज कंसिडर एज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ एंड मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 तो आपने इनकरेक्ट कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि यूके में नहीं यूएसए में आ रहा है। तो 2 3 4 5 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास इस तरह से है।
क्या बोला गया था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016। इसी एक्ट पर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसी एक्ट पर आपके पास जो है जेकेपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में आपको पता ही होगी, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है या रिसेंट ईयर पेपर जो आप यूपीएससी का है वो डिस्कस करके गए होंगे तो आपने जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आराम से आंसर कर दिया होगा। पूछा क्या गया था, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, आपसे पूछा गया है विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पूछा क्या गया था, इसमें से बोलना है कि गलत कौन सा है। देखिए पहला ही अगर आप ऑप्शन देखेंगे डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट इज लाइक द राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात आ रही है, बिकॉज ये रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, जो आपके पास ये एक्ट आ रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसमें आपको बोला जाता है कि दिस एक्ट नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेज द राइट टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लैंड अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और फॉर सेल्फ कल्टिवेशन फॉर लाइवलीहुड बट आल्सो ग्रांटेड सेवरल अदर राइट्स टू एंश्योर देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये जो पहली बात है ये बिल्कुल इनकरेक्ट आ रही है, तो यही हमने ढूंढना है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला जो है ऑप्शन आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपको किस किस में मिल रहा है? पहला ऑप्शन सर आपके पास या तो ए इसका आंसर आ जाएगा या तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। 4 कैंसिल आउट कर दो, 2 कैंसिल आउट कर दो, इसका बचा क्या आपके पास? आप सिर्फ आपने 2 देखना है कि 2 अगर करेक्ट आ रहा है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन करेक्ट आ गया तो आपने जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर 2 इनकरेक्ट आ जाएगा तो ऑप्शन आपके पास ए आ गया, क्योंकि हमने इनकरेक्ट ढूंढने हैं। अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया इट रिकॉग्नाइजेज द कम्युनिटी राइट एज अ ग्रेजिंग एंड फिशिंग, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आप इसी राइट को देखते हैं अदर कम्युनिटी राइट्स ऑफ यूज ऑफ एंटाइटलमेंट्स सच एज फिश एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज ग्रेजिंग जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इनकरेक्ट आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट ढूंढने हैं। इसका मतलब इनकरेक्ट में कौन सा आएगा सर? जो जिसमें 1 आ जाएगा और 2 नहीं आना चाहिए। ये 2 है इसके साथ में सर, ये है, ये कैंसिल आउट है, सो ओनली 1 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्या दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 25 में सीधे सीधे पूछा गया है आर्टिकल नंबर 243H के बारे में। एथोराइज ए पंचायत टू लिवी। देखिए अब अगर आप इस क्वेश्चन को आप पहले ऑप्शन पढ़ते, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था एथोराइज ए पंचायत टू लिवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स। ये बात तो बिल्कुल सच है, ये आप सच ठीक कर सकते थे। असाइन टू द पंचायत सच टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स फीस लिविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेड, ये भी सच है, लेकिन थोड़ी सी चेंज इन्होंने कर दी है। देखिए क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड फॉर सच ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द तक तो ये ठीक है, लेकिन सेंटर के बजाय यहाँ पर स्टेट आता है। क्या आता है? स्टेट आता है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। तो 3 में अगर आप 3 इनकरेक्ट करते हैं, 3 किस में है सर? इसमें है। 3 किस में है सर? आपके पास 3 इसमें है, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी करेक्ट हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सीधा इसका आंसर बन के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा। ख्याल रखें कि हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास पेपर जो है पेपर बी जो है हमारे पास सीरीज अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हु सेड राइट इज द पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैनस वोकेशन एज ए मॉरल बीइंग, तो ये बात किसने कही थी सर? TH ग्रीन ने कही थी, या आपके पास सीधा आंसर बन के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखते हैं, 27 में क्या पूछा गया था? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन हिम, सर ये बात ठीक है। नंबर 2 35 साल का होना चाहिए, ये बात भी ठीक है सर। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात भी सीधे। पहले 3 तो सीधे करेक्ट आ रहे हैं। 1, 2 और 3 किस में आ रहे हैं सर? 1, 2 और 3 इसमें आ रहे हैं। अब अगला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव देखते हैं, ये भी हो सकता है सर। ऑल ऑफ द अबव के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। द ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सर बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बोला गया है। क्या तर्क दी गई थी जब आपके पास हमने ये बिल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा था, इसके बारे में सवाल पूछे गए, तो तर्क ये दिया गया था कि ये हमने इसलिए नहीं रखा है ताकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में अपना कंट्रोल बनाए रखें, इसके लिए इसके बारे में हमने यह कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। तो ये तर्क दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। इसका मतलब 1, 2 और 3 जो है सीधे करेक्ट आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन कौन सा है सर? ये क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये पहले आपके पास 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे जैसे आप आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आता है। ये बात आप सबको पता होगी कि ए जो है ये ए को 4 आ रहा है, ए आपके पास 4 के साथ रिलेट करते हैं। 1985 में 10th शेड्यूल ऑफ 52nd अमेंडमेंट पास किया गया था। अगर आप इसके बाद 73rd अमेंडमेंट देखते हैं, 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायत राज के साथ आपके रिलेटेड है। इन 1992 में इसने ऐड किया था पार्ट नंबर 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 16 आर्टिकल्स और 11 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया था। तो अगर आप 73rd अमेंडमेंट देखते हैं, क्योंकि अगर आप जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं तो लास्ट ईयर जो आपके पास जेकेएसएसबी का पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर था, उसमें भी पंचायत का टॉपिक था। ये 73rd अमेंडमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये पता होगा, तो आपने इसको आंसर पंचायत के साथ कर दिया। 61st अमेंडमेंट जो आपके पास 1988 में आया था, इसने रिडक्शन कर दी थी वोटिंग एज फ्रॉम द 21 to 18। तो आपके पास सी का ऑप्शन जो है वो आपके पास 1 आ रहा है। तो डी का ऑप्शन अगर आप देखते हैं, डी का ऑप्शन सीधा बचा है क्या है, राइट टू एजुकेशन ये आ रहा है, क्योंकि 86 अमेंडमेंट 2002 में आ रहा था, जिसने राइट ऑफ एजुकेशन फंडामेंटल राइट इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसी ही जो अमेंडमेंट 2002 ने ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, जिसने राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया था फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका अगर आप देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा था, 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा यही आ रहा है, 4312, ये आपके पास बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है पॉकेट वीटो जो है आपके पास प्रेसिडेंट है, उसके बारे में इनमें से कौन सी बात जो है गलत है। अगर आपको पता होगा कि अगर आपने प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि वीटो पावर जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, उसमें आपके पास सर एब्सोल्यूट वीटो मौजूद होता है। इसके साथ साथ आपके पास सस्पेंसिव जो वीटो है वो मौजूद होता है, पॉकेट वीटो मौजूद होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वीटो हैं जो आपके प्रेसिडेंट के पास मौजूद होते हैं। अगर आप पॉकेट वीटो पढ़ते हैं, पॉकेट वीटो आपको पता होता है कि इन दिस केस प्रेसिडेंट नेदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है जी, और ये कंसेप्ट जो है 1986 में प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह एक्सरसाइज किया था, द पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो ये कंसेप्ट आपके पास आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ज़ैल सिंह के रिलेटेड ये बात जो है आपके पास क्या आ रही है, बिल्कुल सिद्ध ट्रू आ रही है। ऑप्शन सी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन वीटो, ये भी ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं रेटिफाई, ये तो अभी हमने आपके साथ पढ़ा है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, होप ये बात आपको ये कंसेप्ट जो है आपने सीख लिया होगा। आगे कंसेप्ट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछा गया था रुथ मनोरमा के बारे में। रुथ मनोरमा के बारे में अगर आपने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा होगा तो आपको पता होगी कि रुथ मनोरमा एक दलित सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी। ये बेंगलोर से बिलोंग करती थी, जिन्हें फाइट किया था फॉर दलित वुमेन राइट्स इन 2006। इनको जो है अवार्ड दिया गया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 2006 में इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। तो रुथ मनोरमा दलित सोशलिस्ट थी। तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास, सर क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 31 आ रहा है। देखिए इसको करने के लिए आपके पास सिंपल ट्रिक थी। आपसे क्या पूछा गया था, विच आर फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इनके बारे में जो है करेक्ट देखना है। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को ये बात तो पता होगी सर 1955 में कंसेप्ट आ रहा है आपके पास अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में, जिसने प्रैक्टिस आप जो आपके पास अनटचेबिलिटी इसको पुनिशेबल ऑफेंस बना दिया था। तो डी को 4 आ जाएगा, ये तो आपको सबको पता होगी। जब डी को 4 आप लगाएंगे सर या तो ये ऑप्शन आ जाएगा या तो ये हो जाएगा, सी और डी जो है कैंसिल आउट हो जाए सीधे। अब आपको इन तीनों में से अगर ए के बारे में पता होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1936 में अगर आप देखते हैं, 1936 में हमारे पास कंसेप्ट आया था टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय महाराजा सीटी बलरामा वर्मन, जिसे आप महाराजा चित्रिया त्रिमूल बलरामा वर्मा कहते हैं। 12 नवंबर 1936 में ये कंसेप्ट आया था। तो सी का सीधा जो है आपके पास कौन सा आ रहा है, सर 3 आ रहा है। तो यहाँ से दोनों में से कौन सा आ रहा है, सी का 3, सर सी का 3 सिर्फ इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन के आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, चलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपके पास जो रिट्स अवेलेबल हैं आपके पास उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, आपको पता होनी चाहिए। सर देखिए पहला रिट जिसके बारे में आप अक्सर आप पढ़ते हैं वो आपके पास कौन सा आ रहा है, सर पहला जो आप जनरली पढ़ते हैं वो आपके पास हेबस कॉर्पस आ रहा है, जिसे आप कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इट्स एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। तो सीधा जो आपको दिख रहा है कि बी का
बी का रिलेशन जो है सीधा सीधा आपके पास किसके साथ मिल रहा है सर, 3 के साथ मिल रहा है। बी का ऑप्शन अगर आप 3 के साथ देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं सर, या तो बी आ रहा है या तो आपके पास डी आ रहा है। ठीक है जी, या तो बी आएगा या तो डी आएगा। तो अगर आप आगे देखेंगे मंडमस का मतलब क्या है, मंडमस का मतलब है सर वी कमांड। इसका मतलब होता है कमांड इशूड बाय ए कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। ठीक है जी, इसी के साथ आपके पास पूछा गया था सर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन और usurping a jurisdiction that it does not possess। तो ये आपके साथ प्रोहिबिशन का कंसेप्ट आ रहा है। इस तरह से आपके पास जो सेंटूरी कंसेप्ट आ रहा था, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। तो अगर आप इनके रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे तो अगर आप इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर देख लेंगे तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन नंबर डी में जो है सीधा सीधा ऐसा ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए 2 के साथ रिलेटेड है, यहाँ पर ए जो है वो सीधा सीधा आपके पास 2 के साथ रिलेटेड आ रहा था। जो आपके पास बी जो है, बी आपके पास सीधा सीधा 3 के साथ रिलेटेड आ रहा था आपके पास। इस तरह से जो आपके पास सी था वो सी जो है आपके पास 4 के साथ रिलेटेड आ रहा था। जो आपके पास ए है वो आपके पास डी बचा है, डी आपके पास 1 के साथ रिलेटेड आ रहा था। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आपने सबने ठीक किया होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 33 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था विच इंडियन प्रेसिडेंट वन अनअपोज्ड। अनअपोज्ड कौन थे सर, आपके पास इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ आपके पास संजीवा रेड्डी जो हैं जिन्होंने 1977 इलेक्शन में भाग लिया था। 1977 इलेक्शन जो आपके पास इलेक्शन ईयर 1977 था उसमें अनअपोज्डली इन्होंने जीता था, एन संजीवा रेड्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर आपके पास, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 34। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द एग्जीक्यूटिव्स विद, देखिए जनरल कंट्रोल ओवर द पॉलिटिक्स एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द क्वेश्चंस डिस्कशन मोशन एंड रिजोल्यूशन। सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला आ रहा है आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू द बजट, तो ये कंसेप्ट भी आपके पास ठीक आ रहा है। डिटेल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स थ्रू द कमिटी, ये भी ठीक आ रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बात की गई है। नरेश चंद्रा कमेटी के बारे में पूछा गया है। नरेश चंद्रा कमेटी के बारे में, नरेश चंद्रा कमेटी 2002 में जो है ये अपॉइंट की गई थी एज ए हाई लेवल कमेटी ताकि एग्जामाइन किया जाए वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ऑन 21 अगस्त 2002। तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा स्टेटमेंट में ही आ रहा है। तो एग्जामाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए रंगराजन पैनल के बारे में पूछा गया था। ठीक है जी, अब देखिए जनरली क्या हुआ था, हमारे पास कंसेप्ट आया था एक एक्सपर्ट ग्रुप जिसका चेयरमैन आपने डॉक्टर सी रंगराजन रखा था। इसको बनाया गया था ताकि रिव्यू किया जाए मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन जून 2012 में ये बनाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 30 जून 2014 को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफेंस, उस दौरान जो आपके पास मिनिस्टर थे वो आपके पास श्री राव इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने राज्यसभा में इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शन हैं बिल्कुल इसी रिपोर्ट में आपके पास मिल जाएंगे। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर द अर्बन एंड रूरल एरियाज, आपके बिहेवियर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन फूड एक्सपेंसेस टू इंक्लूड फूड एंड प्रोटीन, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया सेपरेटली, ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप 36 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। विच आर फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए इसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ कौन रिलेटेड है, बहुत आसान तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का। आप देखिए, आप अगर देखते हैं पहले क्या ऑप्शन नंबर 2 में क्या आ रहा है सर, वेस्ट जनरेट इन एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी। जब एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी में वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो तो रिलेट होगा ही नहीं किसके साथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ। सर 2 कहाँ है सर, 2 जिस ऑप्शन में वो कैंसिल आउट कर देंगे सर, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट, बचा क्या सर 4 और आपके पास ऑप्शन नंबर बी और
डी। इसका मतलब 4 जो है 4 तो करेक्ट है, 4 के बारे में जानेंगे देखेंगे नहीं। हम 3 के बारे में देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर कंजर्वेशन हो रहा है तो सर ये कहाँ रिलेट होगा, किसके साथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ। तो सीधा सीधा क्या बचा सर, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका आंसर लगाइए, सीधा आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 38। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 38 इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज एग्रीगेट रिकॉर्ड ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री। लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप बीओपी को जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि बीओपी रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन residents of a country with the rest of the world for a specified period of time, typically year। ठीक है जी, दो मेन अकाउंट्स इसमें आपके पास आते हैं सर, करंट अकाउंट्स आते हैं और कैपिटल अकाउंट्स आते हैं। ये आपने हमारे पास बीओपी में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सीधा सीधा इनकरेक्ट आ रहा है। आपसे पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 जो इनकरेक्ट आ रहा है सर, 1 इनकरेक्ट है सर, 1 जो है इनकरेक्ट है, 1 जो है इनकरेक्ट है। देखना क्या है, देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं। पूछा क्या गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफडीआई के बारे में पूछा गया है। एफडीआई का मतलब सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में आपसे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप बताइए। पूछा क्या गया, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन सा है इनमें, आप बताइए हमें ट्रू कौन सा है। आप देखिए, विच आर फॉलोइंग ऑप्शन जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताना है कि ट्रू कौन सा है। चलिए आप पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $58.37 बिलियन 22% हायर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2019-2020। ये बात सर ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए, अगर आपने जो ये आपके पास जो पीआईबी में रिपोर्ट आई थी 26 मई 2021 को, अगर आपने पढ़ा होगा एफडीआई के रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि इंडिया ने अट्रैक्ट किया है हाईएस्ट एवर एफडीआई। जो टोटल एफडीआई आपके पास पूरे साल का आया है वो सबसे ज़्यादा US $81.72 बिलियन आया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। अगर आपको इतना याद होगा तो आप बोलेंगे सर 1 इनकरेक्ट है, लेकिन बात की गई है सिर्फ 8 महीने की। उसमें ही आपको पता चलेगा कि आपके पास कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बात की थी कि इंडिया ने रिसीव किया है ऑलमोस्ट 58.37 बिलियन एफडीआई ड्यूरिंग द अप्रैल टू नवंबर 2020, हाईएस्ट सो फार फॉर द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आ रहा है। दूसरे की बात करते हैं, एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीजेस सिंस 2014-2015। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लगभग 2015-2016 के दौरान आपके पास जो उस फिस्कल ईयर में कंट्री ने रिसीव किया था यूएसडी जो आपके पास $40 थे, 40 बिलियन का एफडीआई रिसीव किया था, जिसमें 35% की इंक्रीज थी ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 भी आ रहा है करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो इसमें 120% की बढ़ोतरी बोली गई है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाय 120%, लेकिन 120% नहीं हुआ था, ये आपके पास 168% हुआ था इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 कंपेयर टू द ईयर अगो। तो ये आपके पास जो है 120 नहीं है सर, ये आपके पास 168 है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपके पास जो गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन किसमें है सर, थर्ड ऑप्शन इसमें है, ये इनकरेक्ट आ रहा है। तो पहले दो तो ठीक है, तो आपके पास सी ऑप्शन इसका जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 39 आ रहा है, 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 40 अगर आप देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया के बारे में पूछा गया है। ठीक है जी, स्टैंड अप इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आप सबको पता होगा कि सर ये स्कीम फैसिलिटेट करती है बैंक लोन्स को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। ऑप्शन में क्या बोला गया है, करेक्ट ढूंढना है। दूसरे में ऑप्शन बोला गया है 10 लाख से 50 लाख, सर ये इनकरेक्ट आ रहा है। 10 लाख से 1 करोड़ तक, लेकिन किनको, टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बारोवर एंड, इसके या तो एक शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल ट्राइब को आपको देना है, इसके साथ साथ एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बारोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का कंसेप्ट भी ठीक आ रहा है, SC/ST का कंसेप्ट भी ठीक आ रहा है। 1 और 3 जो है करेक्ट आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आ जाएगा। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या है सर, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी पेरेंट कंपनी है वो एक सब्सिडरी ओपन करती है इन अनदर कंट्री इंस्टेड ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। ये बाय नहीं करती है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, बाय के ये क्या करती है, कंपनी बिगिन करती है न्यू वेंचर बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू फैसिलिटीज इन दैट कंट्री। नए वेंचर ये क्रिएट करती है, ये नया वेंचर जो है ये बनाती है, तो वो आपके पास ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक आ रहा है, 3 भी ठीक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं।
चलिए जी, क्वेश्चन 41, ये क्वेश्चन जो है आपके पास आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूछा गया है। देखिए इसके बारे में अगर आपको पता होगा कि आपके पास जो ये स्कीम है, जो आपके पास आत्म भारत ये आत्मनिर्भर भारत जो है, जिसे आप सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन कहते हैं, ये एक विजन है न्यू इंडिया जिसे स्टार्ट किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन मई 2020 को। जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने एक कॉल दी थी, कैलोरिंग कॉल, ज़बरदस्त कॉल दी थी नेशन को, गिविंग ए किक स्टार्ट टू द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया था स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, जिसमें इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, जो आपके पास ऑलमोस्ट 10% है आपके जीडीपी का, जो आपके 10% है जीडीपी का। किसके लिए दिया था? ताकि हम फाइट करें सर कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ, हम जो है फाइट करें, इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे इसके जो हैं अंडर आपके पास बहुत सारे एम्स आते हैं, बहुत सारे आपके पास अगर आप मिशन देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, वो आते हैं, जिसमें अगर आप पहला देखेंगे आपके ऑप्शन दिया गया डिस्ट्रॉइंग ग्लोबल टेंडर ऑफ अप टू 200 करोड़। सर ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं, जिसमें एक स्टेप आया गया था डिस्ट्रॉइंग ग्लोबल टेंडर्स। उसमें बोला गया था हम ये काम कर रहे हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें इंडियन एमएसएमईज को फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। ग्लोबल टेंडर अप टू ₹200 करोड़ जो है इसको अलाउ नहीं किया जाएगा इन द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट टेंडर्स। जो पहला ऑप्शन है ये ट्रू आ रहा था। सी ऑप्शन यहाँ दिया गया था एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स। इसकी बात हुई थी, इसमें बोला गया था कि जो आपके पास रेगुलेटरी एसेट्स हैं, रेगुलेटरी एसेट्स कहने का मतलब है जो फंड्स विच बिलोंग टू द डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ड्यू टू अप्रूव्ड टैरिफ हाइक। तो रेगुलेटरी एसेट्स के बारे में बोला गया था, रेगुलेटरी एसेट्स पर्टिकुलरली इन द पावर सेक्टर विल बी एलिमिनेटेड। ये बात भी आपके पास ट्रू आ रही है। अगर आप डी बात करेंगे तो वन नेशन वन कार्ड माइग्रेशन वर्कर्स के लिए ये बात तो बिल्कुल आ रही है इसमें। अब बचा क्या सर? ऑप्शन नंबर बी बचा है। आपसे पूछा भी गया है कि आप बताइए कि इनमें से जो है विच इज़ नॉट ए स्टेप, कौन सा स्टेप इसमें नहीं है? तो अगर आप बी देखेंगे इंक्रीज इन बोरोइंग लिमिट प्राइवेट बैंक्स की नहीं बोला गया था इसमें। इसमें अगर बात हुई थी तो इसमें बात हुई थी इंक्रीज करना है बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2020-2021। तो स्टेट्स के बारे में बात की थी, बैंक्स के बारे में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पूछा गया है इज नॉट ए स्टेप, इसमें से बी जो ऑप्शन है ये स्टेप नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने अच्छे से पूरे विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया है। अगले पार्ट में रहने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन की तो आपने देख ली है, यहाँ आप देख रहे हैं तो आंसर है कौन, आंसर है क्यों है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं अगर आपने सीखा है कुछ इस वीडियो में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।